दिल्ली पहुंचने की घोषणा के साथ विमान परिचारिका ने बाहर का तापमान बताकर अपनी ड्यूटी खत्म की, लेकिन वीरा की ड्यूटी तो अब शुरू होने वाली थी। अंडमान निकोबार से आया जहाज जैसे ही एयरपोर्ट पर रुका, वीरा के दिल की धड़कनें यह सोचकर तेज होने लगी कि उसे लेने क्या विजेंद्र आया होगा। अपने ही सवालों में उलझी वीरा जैसे ही बाहर आई कि सामने से दौड़कर आती विपाशा मामा कहती उसे आकर लिपट गई। वीरा ने भी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। 5 साल में तू कितनी बड़ी हो गई है, यह कहते समय वीरा की आंखें चारों ओर विजेंद्र को ढूंढ रही थी। शायद आज भी विजेंद्र को कुछ ज़रूरी काम होगा। विपाशा माँ को सामान के साथ एक जगह खड़ा कर गाड़ी लेने चली गई। वह सामान के पास खड़ी खड़ी सोचने लगी। 5 साल पहले उसने अचानक अंडमान निकोबार जाने का फैसला किया तो महज इसलिए कि वह विजेंद्र के बेरुखी भरे व्यवहार से तिल मिलकर मर रही थी। विजेंद्र ने भरपूर कोशिश की कि अपनी पत्नी वीरा से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले। उसने तो कलंक के इतने लेप उस पर चढ़ाए कि कितना ही पानी से धो लो पर लेप फिर भी दिखाई दे। यही नहीं, विजेंद्र ने वीरा के सामने परेशानियों के इतने पहाड़ खड़े कर दिए कि उनसे घबरा कर वह स्वयं विजेंद्र के जीवन से चली जाए। लेकिन वीरा हर पहाड़ को धीरे धीरे चढ़कर पार करने की कोशिश में लगी रही। अचानक ही अंडमान में नौकरी का प्रस्ताव आने पर वह एक बदलाव और नए जीवन की तैयारी करते हुए वहां जाने को तैयार हो गई। अंडमान पहुंचकर वीरा ने अपनी नई नौकरी की शुरुआत की। उसे वहां चारों ओर बाहों के हार स्वागत करते हुए मिले। कुछ दिन तो जान पहचान में निकल गए, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन ने पांव पसारने शुरू कर दिए। इधर साथ काम करने वाले मंचलों में ज़्यादातर के परिवार तो साथ थे नहीं, सो दिन भर नौकरी करते, रात आते ही बोतल पीकर सोने का सहारा ढूंढ लेते। छुट्टी होने पर घर और घरवाले की याद आती तो फ़ोन घुमाकर झूठा सच्चा प्यार दिखाकर कुछ धर्मपत्नी को बेवकूफ़ बनाते और कुछ अपने को भी। ऐसी नाजुक स्थिति में वे हर जगह हर किसी महिला की ओर बढ़ने की कोशिश करती। पट गई ठीक, वरना भाभी जी जिंदाबाद। अंडमान में वीरा अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर अक्सर यह नज़ारे देखती। कई बार बाहर आने के लिए उसे भी न्योते मिलते, पर उसका पहला जख्म ही इतना गहरा था कि दर्द से वह झटपटाती रहती। कंपनी से वीरा को रहने के लिए जो फ्लैट मिला था, उस फ्लैट के ठीक सामने पुरुष कर्मचारियों के फ्लैट थे। बूढ़ा शिवराम शर्मा भी अक्सर शराब पीकर नीचे की सीढ़ियों पर पड़ा दिख जाता। कैंपस के होटलों में शिवराम खाना कम खाता, रिश्ते ज़्यादा बनाने की कोशिश करता। उसके दोस्ती करने के तरीके भी अलग अलग होते थे, कभी धर्म के नाते तो कभी एक ही गांव या शहर का कहकर वह महिलाओं की तलाश में रहता था। शिवराम टेलीफोन डायरेक्टरी से अपनी जाति के लोगों के नाम से घरों में भी फ़ोन लगाता। हर रोज़ दफ्तर में उसके नए नए किस्से सुनने को मिलते। कभी कभी उसकी इन हरकतों पर वीरा को गुस्सा भी आता कि आखिर औरत को वह क्या समझता है। कभी कभी उसका साथी बासुदा मजाक में कह देता, बाबू शिवराम, घर जाने की तैयारी करो, वरना कहीं भाभी जी भी किसी और के साथ चल दी तो घर में ताला लग जाएगा। और यह सुनते ही शिवराम उसे मारने को दौड़ता। 3 महीने पहले आए राधु के कारनामे देखकर तो लगता था कि वह सबका बाप है। आते ही उसने एक पुरानी सी गाड़ी खरीदी। उसे ठीक ठाक करके 3-4 महिलाओं को सुबह शाम दफ्तर लाने और वापस ले जाने लगा था। शाम को भी वह बेमतलब गाड़ी में बैठकर यहाँ वहाँ घूमता फिरता। एक दिन अचानक एक जगह पर लोगों की भीड़ देखकर यह तो लगा कि कोई घटना घटी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ छटने पर पता चला कि राधु ने किसी लड़की को पटाकर अपनी कार में लिफ्ट दी और फिर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी तो लड़की ने शोर मचा दिया। जब भीड़ जमा हो गई तो उसने राधु को ढेरों जूते मारे। वीरा अक्सर सोचती कि
आखिर ये मर्दों की दुनिया क्या है? क्यों औरत को बेवकूफ़ समझा जाता है? दफ्तर में भी वीरा अक्सर सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश करती, सिर्फ एक दो को छोड़कर बाकी के सभी एक पल का सुख पाने के लिए भटकते नजर आते। वीरा की रातें अक्सर आकाश को देखते देखते कट जाती। जीने की तलाश में अंडमान आई वीरा को अब धरती का यह हिस्सा भी बेगाना सा लग रहा था। बहुत उदास होने पर वह अपनी बेटी विपाशा से बात कर लेती। फ़ोन पर अक्सर विपाशा माँ को समझाती रहती, उसको सांत्वना देती। 5 साल के बाद विजेंद्र ने बेटी विपाशा के माध्यम से वीरा को वापस आने का न्योता भेजा तो वह अक्सर यही सोचती, आखिर क्या करे, जाए या ना जाए। पुरुषों की दुनिया तो हर जगह एक सी ही है। आखिरकार बेटी की ममता के आगे वीरा विजेंद्र की उस फूल को भी भूल गई जिसके लिए उसने अलग रहने का फैसला किया था। वीरा को याद आया कि घर छोड़ने से पहले उसने विजेंद्र से कहा था कि मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। कभी अगर मेरे कदम डगमगाने लगे या मुझे जीवन में कभी किसी मर्द की ज़रूरत पड़ी तो वापस तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। आखिर हर जगह के आदमी तो एक जैसे ही हैं। इस राह पर सब एक पल के लिए भटकते हैं और वह भटका हुआ एक पल क्या से क्या कर देता है। कभी वीरा सोचती कि बेटी के कहने का मान ही रख लूं। आज वह ममता की भूखी मान सम्मान से बुला रही है। कहीं ऐसा ना हो कल को उसे भी मेरी ज़रूरत ना रहे। अचानक वीरा के कानों में विपाशा के स्वर उभरे, माँ तुम कहाँ खोई हो, जो तुम्हें गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनाई पड़ रहा। वीरा हड़बड़ाती हुई गाड़ी की ओर बढ़ी। घर पहुंचकर विपाशा परी की तरह उछलने लगी। कमला से चाय बनवाकर ढेर सारी चीज़ों से मेज सजा दी। सामने से आते हुए विजेंद्र ने एक पल को उसे देखा। उसकी आंखों में उसे बेगानापन नजर आया। घर का भी एक अजीब सा माहौल लगा। हालांकि गीतांजलि अब विजेंद्र के जीवन से जा चुकी थी, फिर भी वीरा को जाने क्यों अपने लिए शून्यता नजर आ रही थी। हाँ, विपाशा की हंसी ज़रूर उसके दिल को कुछ तसल्ली दे देती। वह कई बार अपने आप से ही बातें करती कि ऊपरी तौर पर वह लोगों के लिए प्रतिभा संपन्न है, लेकिन हकीकत में वह तिनका टूट चुकी है। जीने के लिए विपाशा ही उसकी एकमात्र आशा थी। विजेंद्र की कुछ मीठी यादों के सहारे वीरा अपना दुख भूलने की कोशिश करती। वह तो बेटी के प्रति माँ की ममता थी जिसकी खुशी के लिए उसने अपनी वापसी स्वीकार कर ली। वह सोचती, जब जीना ही है तो क्यों न अपने इस घर के आंगन में ही जीऊं जहाँ दुल्हन बन के आई थी। वीरा की वापसी से विपाशा की खुशी में जो इजाफा हुआ उसे देखकर काम वाली दादी अक्सर कहती, बेटा निराश मत हो, विजेंद्र एक बार फिर से वही विजेंद्र बन जाएगा जो शादी के कुछ सालों तक था। मैं जानती हूँ कि तुम्हें विजेंद्र की ज़रूरत है और विपाशा को तुम्हारी। क्या तुम विपाशा की खुशी के लिए विजेंद्र की वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकते? आखिर तुम विपाशा की माँ हो और समाज ने जो अधिकार माँ को दिए हैं वह बाप को नहीं दिए। तुम्हारी वापसी इस घर के बिखरे तिनकों को फिर से जोड़कर घोंसलों का आकार देगी। खुद पर भरोसा रखो बेटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।